गणपति बप्पा। मुंबई की चकाचौंध भरी सड़कों पर जब गणपति बप्पा की आरती गूंजती है, तो वही स्वर आपको जापान के मंदिरों में भी सुनाई दे सकता है। सोचिए, एक देवता जो भारत की गलियों से लेकर पूरी दुनिया के दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हर नए काम की शुरुआत में सिर्फ भगवान गणेश जी का ही नाम क्यों लिया जाता है? आखिर क्यों उन्हें विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है? दरअसल गणेश जी केवल एक देवता नहीं है, बल्कि ऊर्जा और बुद्धि के प्रतीक है। मान्यता है कि जब कोई नया काम शुरू होता है तो रास्ते में अनगिनत बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं को दूर करने का सामर्थ्य सिर्फ बप्पा के पास है। यही कारण है कि विवाह हो, गृह प्रवेश हो या फिर युद्ध हो, हर जगह सबसे पहले गणपति की वंदना होती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप मानेंगे कि एक समय ऐसा भी था जब गणपति की मूर्ति के हाथों में मोदक नहीं बल्कि मूली लिए हुए दिखाई देती थी? जी हाँ, प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि मूली ज्ञान और तीव्र बुद्धि का प्रतीक था। बाद में मोदक, जो अमृत और आनंद का प्रतीक माना जाता है, उनकी पहचान बन गया। यही कारण है कि आज हम उन्हें मोदक प्रिय कहते हैं। तो अगली बार जब आप गणेश जी की मूर्ति देखें तो याद रखिएगा, हर प्रतीक, हर अर्पण और हर परंपरा के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता है, और इन्हीं रहस्य को जानना वास्तव में सनातन धर्म की असली शक्ति को जानना है। नमस्कार दोस्तों, समय चक्र में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में डूबेंगे जो शक्ति, साहस और रहस्य से बुनी गई है। गणेश चतुर्थी की कहानी। शिव पुराण कहता है क्यों गणेश को हाथी का सिर मिला, और हमें ये सिखाता है कि गणेश का हाथी का सिर बुद्धि और स्मृति का प्रतीक है। उनके बड़े कान कहते हैं कि दुनिया की बातें सुनो, छोटी आंखें सिखाती हैं कि एकाग्र रहो, उनकी सूंड लचीलापन सिखाती है और शक्ति दिखाती है, और वो मोदक, वो हमें सिखाता है कि सांसारिक सुखों का आनंद लो लेकिन आध्यात्मिकता से जुड़े रहो। लेकिन गणेश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि उनकी पूजा कितनी प्राचीन है? जी हाँ, हरियाणा के बीराना में जो इंडस वैली सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है, वहाँ 7,500 ईसा पूर्व की मिट्टी की गणेश की मूर्तियाँ मिली हैं, पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल। प्राचीन वैज्ञानिक वीराहमीर ने अपनी किताब बृहत संहिता में लिखा कि गणेश की मूर्तियों में मूली या चुकंदर होना चाहिए, न कि मोदक। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं, जापान में गणेश को कांगीतेन कहते हैं, जहां वो आज भी मूली पकड़े हैं। चौंकाने वाली बात है ना? रोमन देवता जानुस, जिनसे जनवरी का नाम आया, गणेश से प्रेरित हो सकते हैं। जानुस नए शुरुआत और धन के देवता हैं, और उनके दो चेहरे हैं, भविष्य और अतीत। गणेश की 2 सिर वाली कहानी से मिलते जुलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि गणेश की ये वैश्विक छाप कैसे बनी? गणेश की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, पूर्णता और बुद्धि का प्रतीक हैं। उनके बेटे शुभ और लाभ हमें सिखाते हैं कि बुद्धि और स्थिरता से ही समृद्धि मिलती है। गणेश पुराण कहता है कि गणेश 8 अवतारों में 8 दोषों, अहंकार, लोभ, मोह को हराते हैं। ये प्रतीकवाद हमें आज भी प्रेरित करते हैं। जी हाँ, गणेश चतुर्थी का भव्य रूप कैसे बना? सन 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे एक सामुदायिक उत्सव बनाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब अंग्रेजों ने लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई थी, तिलक ने गणपति के बहाने लोगों को एकजुट किया।
इसलिए आज मुंबई और पुणे में ये उत्सव इतना जोश भरा होता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या हम गणपति की पूजा को प्रकृति के साथ जोड़ सकते हैं? तंत्र में गणेश मूलाधार चक्र के रक्षक है, वो चक्र जो हमें धरती से जोड़ता है। आज लोग मिट्टी की मूर्तियां और पेड़ उगाने वाले गणेश की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि गणेश के उस संदेश का सम्मान है जो प्रकृति और चेतना का संतुलन सिखाता है। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक जादुई अनुभव है। मैंने खुद एक गणपति आरती में हिस्सा लिया है और मेरा दिल दिमाग हिल गया। उस पल मैंने गणेश चतुर्थी का असली सार समझा, वो शक्ति जो हमारे भीतर की बाधाओं को हटाती है। तो दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी एक आरती में जरूर शामिल होइए। सुबह या शाम इको फ्रेंडली मूर्तियों के साथ उत्सव मनाइए और गणपति के संदेश को जीवंत करिए। अगर आपको विघ्नहर्ता का ये रहस्यमयी सफर पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और समय चक्र को सब्सक्राइब करिए। गणपति बप्पा मोरया। अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। नमस्ते।